गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पुनः इसी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने पूर्व निर्धारित टॉपिक लर्निंग के लिए लर्नर भी बात करेंगे कि लर्नर क्या है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि लर्नर के लिए हमारे यहाँ दिया गया है कि लर्नर का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, अर्थात पढ़ने वाला, सीखने वाला। इसीलिए उन सभी को हम एक ही बिंदु में माना गया है कि लर्नर अध्ययन करने वाला। अध्ययन करने वाला कौन होता है कि विद्यालय में जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे शिक्षार्थी कह देते हैं, शिक्षा भी ये कहते हैं। फिर कहते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या अध्ययन करने वाला। विद्याधन अर्थी, विद्या विद्या धन अर्थी। अर्थ का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। अर्थ का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। इसीलिए इसे कहते हैं विद्यार्थी। फिर आती है बात, उसे अध्येता भी कहते हैं, अध्ययन को प्राप्त करने वाला। फिर है अधिगमकर्ता, जो मनोविज्ञान की भाषा में अधिगमकर्ता रखा गया है। फिर है इसीलिए अध्येता हो, चाहे अधिगमकर्ता हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षार्थी हो, चाहे अध्ययन करने वाला हो, चाहे पाठक पढ़ने वाला। पाठक, ये पाठक भी क्या है? पढ़ने वाला। और पढ़ने वाला हमेशा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अर्थात चाहे प्रारंभिक कक्षाओं में हो चाहे उच्च स्तर का विद्यार्थी हो, वह सारे के सारे अवस्थाओं को मिलाकर के उसे लर्नर का नाम दिया गया है। तो हम बात करते हैं लर्नर में क्या होता है। लर्नर में लर्नर है वो शिक्षण के आरंभिक अवस्था प्रक्रिया में अपरिपक्व अवस्था में होता है। अर्थात जो भी लर्नर होता है वह आरंभिक अवस्था होती है जब वह विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करना आरंभ करता है। तो उस समय, उस प्रक्रिया से पहले उसमें अपरिपक्व अर्थात उस विषय वस्तु के ज्ञान का अभाव होता है। इसीलिए इस अवस्था के बाद धीरे धीरे वह जब अध्ययन करता है, आरंभिक अवस्था के बाद उत्तरोत्तर प्रगति करता है, अध्ययन करता है, तो वह परिपक्व अवस्था में आता है। अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में आता है, जिसके अंतर्गत उसमें सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी गुणों का विकास होता है। और इन्हीं गुणों के विकास के लिए हम किसी को अध्ययन करवाते हैं, अर्थात तभी वो लर्नर होता है, तभी वह शिक्षा ग्रहण करता है कि अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन लाया जाए। और उस विद्यार्थी के लिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही ये शिक्षा का कार्य, शिक्षक शिक्षार्थी का कार्यक्रम आरंभ होता है। इसीलिए हम बात करते हैं लर्नर में कि लर्निंग के लिए कि जो भी विद्यार्थी अधिगम में रुचि रखे, बिना रुचि वाला विद्यार्थी कभी भी अधिगम नहीं कर सकता। शिक्षार्थी शिक्षा में रुचि रखे। इसी प्रकार हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर, अर्थात अधिगमकर्ता को हमने विभाजित किया है, उनका वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण हमने हमारे हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से देखते हैं कि अधिगमकर्ता के प्रारूप के आधार पर उसका वास्तविक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस प्रकार बनता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है दृश्य श्रव्य सामग्री के आधार पर। टॉपिक थोड़ा लंबा है, पर मैं आपको पहले ये अधिगमकर्ता के प्रारूप के आधार पर बताता हूं कि हमने किसी बच्चे को एक बार किसी सूट बूट टाई बेल्ट वाले व्यक्ति को खड़ा कर दिया और उसके सामने एक साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति को खड़ा किया, दिखाया और बच्चे को सिखाया कि ये जेंटलमैन,
इज ए जेंटलमैन। अब बच्चे के मानसिक जो चित्र देख करके पता लगता है कि जब जब भी उसे टाई बेल्ट सूट बेल्ट वाला मिलेगा तो वो कहेगा कि ये जेंटलमैन है, चाहे उसके अंतर्गत है, अर्थात उसकी जो शारीरिक है दृश्य सर्विस का जो शिक्षण है वह उसे दिखाने के बाद उसके मानसिकता में उससे वो अधिगम प्राप्त होगा जो अस्थायी हो गया कि उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। उसकी मानसिकता में ही हो गया कि टाई है, बेल्ट है, वेज है, सूट बूट लगा रखा है, तो वह व्यक्ति जेंटलमैन ही रहेगा, चाहे वह कैसा भी हो। हमारी अवस्था यह हो जाती है कि उससे जो निम्न कोटि का व्यक्ति होता है अर्थात जो साधारण परिपक्व अवस्था का होती है, चाहे वह कितना भी मेधावी क्यों ना हो, उसे हम कभी भी जेंटलमैन की संज्ञा नहीं देते हैं, या बच्चे कभी भी उसे जेंटलमैन की संज्ञा नहीं देते हैं। इसके बाद आता है श्रवण, सुनना, लिसनिंग। ये है, इसका वर्गीकरण हमने ध्वनि के आधार पर किया गया कि जब विद्यार्थी ने किसी बात को सुन लिया, हमने देखा होगा कि आरंभिक अवस्था में बच्चे ने पहले अपने माता पिता या किसी के बारे में अननोन पर्सन आ रहा है और अननोन पर्सन आने के बाद में हमने कहा कि इस व्यक्ति का ये फलाना नाम है, ये रमेश कुमार है, तो अब आप भविष्य में उस व्यक्ति को रमेश कुमार की संज्ञा देंगे। तो ये वर्गीकरण हो गया, अधिगम हो गया, उसे किस आधार पे हो गया, वो प्रारूप हो गया। उसका प्रारूप हुआ ध्वनि के आधार पर कि अमुक व्यक्ति का नाम रमेश कुमार है, अमुक व्यक्ति का नाम गणेश कुमार है। जब जब उसका चित्र दिखाई देगा, उसका प्रदर्शन होगा, तब तब हम उसे गणेश कुमार या रमेश कुमार के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं सहज ज्ञान के आधार पर। सहज ज्ञान क्या होता है? आंतरिक जो अंतर्दृष्टि होती है, मनुष्य के अंदर की जो सूझ होती है, उसके आधार पर सहज यानी स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि जब सर्दी लगती है तो हमारे रोम पुटक है वो धीरे धीरे क्या है, खड़े होते हैं। वो कौन सी है? सहज क्रियाएं होती है। जैसे हमें शरीर में कष्ट पहुंचता है और कष्ट पहुंचता है तो हमें आंसू आते हैं, तो वो कौन सी क्रिया है? सहज क्रियाएं होती हैं। अर्थात सूर्य की धूप लगती है तो हमें पसीना आता है, तो वो पसीना क्या है? एक सहज क्रिया है। तो ये सहज क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि होती है, वो आंतरिक सूझ के द्वारा ही ये क्रियाएं उत्पन्न होती है। उसके बाद में आता है आगमनात्मक। आगमन में क्या है कि तथ्यों की जो मूल अवस्था होती है, कोई भी तथ्य है उसकी जो मूल अवस्थाएं होती हैं उनको प्रस्तुत करना होता है। जैसे मान लो हमने दे दिया आज पानी, अब हमने पानी को देखा H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो ये मूल तत्व है। तो उसके मूल तथ्यों की और हम क्या करते हैं, उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं कि दो अणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिल करके पानी का निर्माण करते हैं। फिर हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O, आशुत जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड के लिए हमने आशुत जल को लिया है। इसी प्रकार हम निगमनात्मक की ओर करते हैं। निगमन में क्या होता है? निगमन में होता है कि वह है क्यों, उसके मूल तत्व की ओर चले जाते हैं, उस विषय वस्तु के अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लो समुद्र की गहराई में जाना या किसी बीमारी की तह तक जाना, उसकी जांच पड़ताल करना, उपचार करना आगमन है। लेकिन ये क्यों हो रही है, आज इसी दौर में देखते हैं कि कोरोना महामारी है, कहाँ से फैली है, क्यों फैली है, किसके द्वारा, तो ये हम निगमन कर रहे हैं, उसका निर्धारण कर रहे हैं कि ये कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो वैसे ही कि ऐसा हुआ हम देखते हैं, तो उसी आधार को मानते हुए हमें इसके निगमन की ओर जाते हैं। तो निगमन में विषय वस्तु के जो उनके तथ्य हैं उनकी ओर चले जाते हैं। फिर आता है सक्रियता का। सक्रिय कि व्यक्ति उस विषय वस्तु में निरंतर सक्रिय रहता है, तो वो रहता है उसकी भौतिक गतिविधियों के कारण। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो ये क्या है? भौतिक गतिविधि है। भूगोल का आज हम यहाँ वर्तमान में हम यहाँ दिन का अनुभव कर रहे हैं, अमेरिका वाले, कनाडा वाले वो तो यहाँ उस समय रात का अनुभव कर रहे हैं। तो ये सक्रिय।
फिर हम चिंतनशील में क्या होता है, विचार विमर्श करना और आत्मनिरीक्षण करना। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को, जब उसकी थिंकिंग होगी तो उसी थिंकिंग के आधार पर वह चिंतित होगा और वो चिंतन करता हुआ व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। क्यों हुआ? यदि आज मनुष्य चिंतनशील नहीं होता तो आज हमें ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। यानी बिना चिंतन के तो ये चौक भी नहीं बनी है। इसीलिए चिंतनशील होना विद्यार्थी को बहुत ही जरूरी है। क्रमिक अधिगम संबंधित चरणों की वैश्विक जो स्तर पर है उनका अधिगम करना, यह क्रम शब्द है। कि एक बार जैसे मान लो सबसे पहले उन्होंने आग बनाई, आग के बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार के बाद में गाड़ी चली तो फिर आग का उपयोग घर में होना। पहले जीव जंतुओं को, जंगली जानवरों को भगाने के लिए या ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। फिर धीरे धीरे उससे भोजन पकने लगा और भोजन के लिए पाचन क्रिया हुई, वो भोजन स्वादिष्ट और उत्तम हुआ। तो धीरे धीरे मनुष्य ने आग भोजन पकाना शुरू कर दिया, पहिए से गाड़ी बनाना शुरू कर दिया और गाड़ी से आज देखते हैं कि एरोप्लेन बन गया, एरोप्लेन से विदेशों में आना जाना। तो ये सारी क्रियाएं क्या है? विद्युत द्वारा, पेट्रोल द्वारा। तो ये सारी क्रियाएं धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। पहले टेलीफोन हुआ करता था, उससे पहले कपोत हुआ करते थे जो संचार के माध्यम के लिए काम में लेते थे, संदेश या संप्रेषण के लिए काम में लेते। आज संप्रेषण के लिए हमें यूट्यूब जैसे ऑनलाइन डाटा मिल रहे हैं। तो वो सारा क्या है कि ये इसी का आधार है कि व्यक्ति है वो क्रमिक अधिगम से संबंधित तथ्यों को हमेशा निरंतर उसकी ओर बढ़ता जाता है। तो आइए हो मैं देखता हूँ कि आप इसे लर्निंग के लिए इतना कुछ काफ़ी है, इसको तैयार करें। ये पिछली बार परीक्षा में आ चुका है, बिफोर लास्ट ईयर। इस वर्ष पुनः आने की उम्मीद है, तो तैयार करें और अपने साथियों को कमेंट के लिए उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जरूर अनुमोदित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।